चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को त्वरित दखल देना पड़ेगा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा संरक्षण के नाम पर और भारतीय न्याय संहिता में बदलाव के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नई पेशकश आने वाली है या लाई जा रही है, उसके नाम पर जो कुछ किया जा रहा है दोस्तों, उसके जरिए कहीं ना कहीं पत्रकारों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, वो पत्रकार जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। और वो बदलाव बहुत शॉकिंग है और बहुत जरूरी हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जो इस देश में न्यायपालिका की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी उम्मीद है, इस पर दखल दें। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों किस तरह से सूचना के अधिकार को अब कुचला जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं या बदलाव लाए जा रहे हैं, पत्रकारों को कुचला जा रहा है। न सिर्फ पत्रकारों को कुचला जा रहा है, बल्कि उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जमीन भी तैयार की जा रही है। वो सब मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर अनर्गल बयान देंगे, अनाप शनाप बातें कहेंगे जिसका तथ्यों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और अगर पत्रकार उसको लेकर फैक्ट चेक करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री को सच का आईना दिखाएगा, तब क्या सरकार उस पर भी एक्शन लेगी? मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिए दोस्तों। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया था कि जब से उनकी सरकार आई है, पूर्वोत्तर में पहली बार एक आईआईएमसी खुला है, पत्रकारों का संस्थान होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम। यह प्रधानमंत्री ने दावा किया था। दावा सरासर झूठा था, क्योंकि यह संस्थान आज से नहीं 2011 से खुला हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए, यहां पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द आइजॉल रीजनल सेंटर ऑफ आईएमसी वॉज इनॉग्रेटेड ऑन August 8, 2011। और प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया था? प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि हमारे कार्यकाल में हमने यह सब किया है। अब अगर पत्रकार इन्हें आईना दिखाएगा तो क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? और बात यहां नहीं रुकती है। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में क्या कहा था कि दरभंगा में हमने एक एम्स शुरू कर दिया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सरासर गलत। अभी वो संस्थान शुरू ही नहीं हुआ है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से एक जिम्मेदार पद पर बने हुए हैं और एक मन से तमाम बातें कैसे कह देते हैं, यह बात सबके समझ के परे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत कहती हैं आज फिर प्रधानमंत्री झूठ बोलते पकड़े गए। आज बोले दरभंगा में एम्स खोल दिया है, पर असलियत में दरभंगा में एम्स है ही नहीं। बिहार सरकार ने निशुल्क 151 एकड़ जमीन एकत्रित करके प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने स्वीकृति ही नहीं दी है अभी तक। प्रधानमंत्री इतना झूठ काहे बोलते हैं? कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत इस बात का जिक्र कर रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पत्रकार ये तमाम तथ्य प्रधानमंत्री के सामने रखेगा तो मुझे शक नहीं होगा कि कल से ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सिर्फ फैक्ट चेक करने को लेकर। याद कीजिए ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर किस तरह से यह सरकार पीछे पड़ गई थी, सिर्फ आपके सामने तथ्य लाने को लेकर लगातार उस पर निशाना साधा गया था। आज बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज इस देश में एकमात्र संस्थान जो बची है जिसकी एक रीढ़ है वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इन मुद्दों में दखल दें। मैंने आपको बताया था भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव लाए जा रहे हैं, जो पेशकश है जिस पर स्वीकृति दे चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
और जो प्रस्ताव हैं वो कितने खतरनाक है पत्रकारों के लिए। आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिए, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, सेक्शन 195(1) ऑफ भारत न्याय संहिता। इफ अ पर्सन, जिसे पत्रकार पढ़ा जाए, if a person makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. इसमें लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी साझा करेगा या पब्लिश करेगा जो झूठी है या जिसमें भ्रामक जानकारी है और जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा, तो उसे 3 साल तक की सजा मिलेगी। कायदे से आप कहेंगे, हां, जो व्यक्ति कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सरकार से इत्तेफाक रखता हूं, मगर गौर कीजिए उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब यह फैसला कौन करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है? आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पत्रकारों पर अंकुश लगाई गई है, पत्रकारों को जेल भेजा गया है सिर्फ अपना काम करने के लिए, जहां सामाजिक कार्यकर्ता 3-3, 4-4 साल से जेलों के अंदर बंद हैं। यह भी खबरें आई थी कि किस तरह से उनके लैपटॉप के अंदर झूठी जानकारी डाली गई, फीड की गई और उस जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रहस्यमय ताकतों ने उनके लैपटॉप में झूठी जानकारी डाली। जब सरकार इस तरह से काम करती है तो यह कौन फैसला करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है? और आप गए जेल में सीधा 3 साल के लिए। ऐसे में अगर मोदी सरकार यह प्रावधान ला रही है तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? यह अपने आप में बहुत अहम बात है दोस्तों। इसका विरोध बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसका विरोध नहीं किया जाएगा तो हर वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता है उस पर अंकुश डाला जाएगा। मैं आपको यह भी बतला दूं कि इस भारतीय न्याय संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें जो लोग समाज के अंदर असंतोष फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके खिलाफ पुलिस केसेस दर्ज हैं। सुदर्शन न्यूज का यह संपादक, इसने तो यह तक कह दिया था कि हरियाणा के नूह में गुजरात मॉडल 2002 लागू करने की जरूरत है। इसका एक पत्रकार गिरफ्तार भी हुआ था हरियाणा पुलिस द्वारा भ्रामक जानकारी को लेकर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा यह मत भूलिए कि न्यूज 18 का यह पत्रकार, इसके खिलाफ केस दर्ज है झूठ बोलने को लेकर। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया उसके बदले में अलवर में बुलडोजर चलाया गया, जबकि अलवर की घटना जहांगीरपुरी से पहले हुई थी। इसके खिलाफ बाकायदा केस है और ये व्यक्ति अब भी नहीं सुधरा है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की बात करता है। वो भाषा जो नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ की थी। यह व्यक्ति आज भी भड़काऊ कार्यक्रम करता है। इसके जैसे कई पत्रकार हैं जो प्राइम टाइम में यही जहर परोस रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय न्याय संहिता इस तरह के दंगेबाज पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ भारतीय न्याय संहिता चिंताजनक बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को दखल देना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर, जो सरकार ला रही है उसमें भी दखल देना पड़ेगा। आप जानते हैं इसका सबसे शॉकिंग प्रावधान क्या है? स्क्रोल के इस आर्टिकल के मुताबिक, और इस पर गौर कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हर वो पत्रकार जो रिपोर्टिंग करता है, अगर उससे कहा जाएगा, उससे मांग की जाएगी, तो उसे अपना सोर्स बतलाना पड़ेगा, उसे अपना सूत्र बतलाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की तारीख में ऐसे कई पत्रकार हैं जो आज भी हिम्मत करके सरकार की नीतियों को एक्सपोज करते हुए खबरें करते हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल में, और डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। कई बार वो सोर्स सामने नहीं आना चाहते हैं। कई ऐसे विसल ब्लोअर्स होते हैं जो सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर जो अनाप शनाप चीजें चल रही होती हैं उसे एक्सपोज करना चाहते हैं, मगर सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनका परिवार होता है
या फिर वो सरकार के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर आपको अपना सोर्स सामने लाना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आप क्लॉज 36 पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। अमंग द सोर्सेज ऑफ कंसर्न इज क्लॉज 36 ऑफ द बिल, व्हिच सेज दैट द यूनियन गवर्नमेंट कैन आस्क एनी डेटा फिड्यूशियरी टू फर्निश एनी सच इंफॉर्मेशन एज इट मे कॉल फॉर। जो लोग डेटा के साथ डील करते हैं, जिनका काम आंकड़ों का होता है, सरकार अगर उनसे कहेगी तो आपको कोई भी जानकारी सरकार आपसे मांगेगी, आपको बतलाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसे लागू कीजिए पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर। मीडिया के अंदर भी दोस्तों पत्रकारों को कई डेटा, कई अनाम सूत्रों से मिलते हैं, कई विसल ब्लोअर्स से मिलते हैं। सरकार यह चाहती है कि आप जो एक डेटा फिड्यूशियरी हैं या जो आंकड़ों के साथ डील करता है, आप अपना सूत्र बताएं। यानी कि एक तरह से पत्रकारों के हाथ पांव काटने का पूरा इंतजाम यह सरकार कर रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सही है? इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बहुत जरूरी हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस मामले में दखल दें। RTI सूचना का अधिकार, जो पिछले 1 दशक से ज्यादा इस आम इंसान के हाथ का सबसे मजबूत हथियार था, उसे कमजोर किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज क्या कह रही हैं, सुनिए उनकी बात, फिर मैं चर्चा करता हूं। सुनिए। सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है, डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएंगी। अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है, पिछले 17 साल में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को, और वो लोन माफ कर दिए जाते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लेके फरार हो रहे हैं? उसी तरीके से राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, स्कैम्स और करप्शन तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, मनरेगा में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी ना 2014 में, तो इसी RTI के जरिए यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत कई लोगों ने उस वक्त की सरकार को एक्सपोज किया था। मंत्रालयों में क्या गड़बड़ जाला है, उसको लेकर एक्सपोज किया था। और याद है लोकपाल बिल, अन्ना हजारे, कितना बवाल हुआ था रामलीला मैदान में। अब उस लोकपाल बिल की कौन बात करता है? कहां है वो लोकपाल बिल? मैं लोकपाल बिल की मिसाल आपके सामने इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि मोदी सरकार, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि जिन मुद्दों के सहारे उन्होंने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार पर हमला किया था, उसे कुचलने का काम, उसे दबाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने किया था। मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ABP न्यूज को दिया गया इंटरव्यू 2014 से पहले। भाई, पत्रकारों को बहुत हिम्मत से बात करनी चाहिए, पत्रकारों को मुझसे भी सवाल करना चाहिए। हाँ, तमाम बातें इस तरह से प्रधानमंत्री ने कही थी ABP न्यूज को। और अगर पत्रकार जो है कठिन सवाल नहीं करेंगे तो भाई वो पत्रकार किस बात के हैं? ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। पिछले 9 साल में अगर इस सरकार की एक उपलब्धि है तो वो ये है कि पत्रकारों के अधिकारों को दबाओ, उन्हें कुचलो। दोस्तों, कल ट्विटर में कुछ 2 रुपल्ली ट्रोल्स एक ट्रेंड चला रहे थे, अभिसार शर्मा को गिरफ्तार करो, उस पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ।
और तस्वीर में न सिर्फ मैं था बल्कि अजीत अंजुम थे, साक्षी जोशी थी, पुण्य प्रसून वाजपेयी थे और रवीश कुमार थे। यह कहा जा रहा था कि ये चाइनीज एजेंट हैं, चीन से पैसा आता है, देश के गद्दार हैं, फलाना ढमकाना। उन दो रुपल्ली ट्रोल्स का जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझता हूं, क्योंकि उनमें से एक ऐसा बंदा भी था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था आईटी सेल से, और फिर उसने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया था। फिर शायद वो वापस आ गया था जिस भी तरीके से। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो सरकार ये तमाम चीजें कर रही है, दूसरी तरफ समानांतर तौर पर पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों, न्यूज क्लिक के मामले में और जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, आप जानते हैं मैं बाकायदा एक शो कर चुका हूं, अपने तथ्य आपको बतला चुका हूं। मैं आपको बतला चुका हूं कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने झूठे हैं। मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है कि नेविल रॉय सिंघम के जरिए जो चाइनीज एजेंट है अभिसार शर्मा को 45 लाख मिले। जो न्यूज चैनल ये कचरा और ये बकवास चला रहे थे, उन्होंने आपको यह नहीं बतलाया कि 45 लाख कितने सालों में मिले। हालांकि वो आंकड़ा भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि पिछले एक साल में मुझे न्यूज क्लिक से 28 लाख एक साल में मिले, और उसके साथ यूट्यूब से जो उनका रेवेन्यू या राजस्व आता है उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिलता है। यानी न्यूज क्लिक की तरफ से मुझे पिछले एक साल में 28 लाख रुपए मिले। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जब मेरा पहला साल था न्यूज क्लिक के साथ, तो मुझे एक महीने में 1,60,000 मिलते थे। अब 1,60,000 गुना 12 कर लो। ये लोग इतने बदमाश है दोस्तों, आपको ये नहीं बता रहे हैं कि उस 45 लाख का क्या मतलब है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 28 लाख रुपए अगर मुझे एक साल में मिल रहे हैं तो क्या ये इतना खतरनाक आंकड़ा है? और सबसे बड़ी बात, न्यूज क्लिक के लिए किए गए मेरा एक भी कार्यक्रम बतलाइए जिसमें मैंने चाइनीज एजेंडे को आगे किया हो। एक भी कार्यक्रम बता दीजिए, चुनौती दे रहा हूं ना। और ये लोग इतने कायर हैं, इतने नाकारा हैं, ये लोग दूसरे संस्थानों के लिए जो मैंने चाइना के बारे में कार्यक्रम किया है वो सामने रख रहे हैं। चलो मान लिया, मगर उन कार्यक्रमों में भी बतला दीजिए मैंने कहां भारत के मान के साथ समझौता किया है या भारत को नुकसान पहुंचाया। मैं तो यही कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाओ। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी चीन पर मुंह खोलिए। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ना कोई आया है ना किसी ने भारतीय जमीन में प्रवेश किया है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बातचीत चाइना से क्यों हो रही थी? क्या यह हकीकत नहीं है कि जिन इलाकों में हमारे सैनिक फिंगर 7, फिंगर 8 गालवान घाटी में बहुत आसानी से गश्त लगा सकते थे, अब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन इलाकों पर अब चाइना बना हुआ है। क्या यह हकीकत नहीं है? बताइए बताइए, इन तथ्यों से कैसे भागना? और जो पत्रकार इन तथ्यों को लेकर आपके सामने हकीकत लाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की बात की जाती है। जैसे मैंने कहा, उन दो रुपल्ली ट्रोल्स की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे चिंता है डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर आरटीआई को जिस तरह से रौंधा जा रहा है, और भारतीय न्याय संहिता में जो पेशकश की जा रही है सेक्शन 195 के अंतर्गत, ये तमाम चीजें जो लाई जा रही हैं, उसका मकसद सिर्फ एक है, स्वतंत्र पत्रकारों को कुचला जाए। जो पत्रकार सही मायने में अपना काम कर रहे हैं उन्हें रौंदा जाए। सरकार के पास यह अधिकार होगा, और बहुत जरूरी हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस मामले में दखल दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।